ये बताओ, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें ईडियोमेट्री टाइप की फील आ रही होगी भाई भाई। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी कर रहा है, कुछ कुछ बन भी रहा है। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें बोला जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको कंबस्शन करा रहे हैं, तो इतना, वहां पे क्या था, दिया होता था कि इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इतना वॉल्यूम आपका बच रहा है, इतना वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, इतना CO2 बन रहा है, ये सब दिया हुआ। यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम की कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट वेट से स्टार्ट हुआ है, तो वेट से ही हम लोग कर रहे होंगे, मोल से मतलब। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप मुझे बताओ, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना भी कार्बन होगा, जब उसको कंबस्शन में ले जाओगे तो वो किस में जाएगा? CO2 में। ऑल दी कार्बन इज कन्वर्ट इनटू CO2। देखो आप क्या कर रहे हो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास CXH/OZ, किससे रिएक्शन करा रहे हो? OZ, सॉरी OZ। किससे रिएक्शन करा रहे हो? O2 से। क्या बना रहे हो? CO2 एंड H2O। तो आप ये बोल सकते हो, क्या यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2? बोल सकता हूं, क्योंकि पूरा का पूरा कार्बन CO2 में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और यहां पे क्या बोल सकता हूं, moles of hydrogen in organic compound equals to moles of hydrogen in H2। क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं, moles of oxygen in organic compound equals to mole of oxygen in CO2 and H2O? नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से ये भी तो आ रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन है पूरा इसमें गया होगा इसमें, क्योंकि कुछ पार्ट ये भी तो कंबस्शन से आपने बाहर से लिया है, तो हम ऑक्सीजन में नहीं लगा पाएंगे। हम ये हमेशा लगाएंगे, हमेशा ये लगाएंगे। जितना भी मोल्स CO2 का बन रहा है उसमें जो कार्बन आ रहा है वो किससे आया होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जितना भी मोल्स वाटर का बन रहा है वो किससे, वाटर में जो हाइड्रोजन आया वो किससे आया होगा? इससे आया होगा। तो क्या हम, अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या मैं ये बता सकता हूं, क्या मैं मोल्स ऑफ CO2 बता सकता हूं क्या? मोल्स ऑफ CO2 कितना है? CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ? 2.64 बाय 44। 44 ही होता है CO2 का। कितना बन रहा है? 0.06 बना कि नहीं बना? क्या आप मोल ऑफ H2O बता सकते हो? मोल ऑफ H2O कितना दिया? 1.08 डिवाइडेड बाय 18 कितना आएगा? जल्दी बोलो। 0.06। यही आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? ये निकाल लिया अपन ने। क्या आप मुझे, अब देखो यहां पे अपना ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना कंक्लूजन है वो अपन यूज करते हैं। वो अपन क्या कर रहे हैं बेटा? यूज कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल टू ये बन सकता है, मोल ऑफ कार्बन इन CO2। और CO2 के अंदर क्या है? मोल्स ऑफ CO2 इंटू 1। यही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक CO2 के अंदर कितना कार्बन है? एक। ये बताओ मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.06। ये आ गया पहला। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ H2O इंटू 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि एक H2O 2 हाइड्रोजन लेके चल रहा है। तो ये कितना है बेटा? वाटर कितना बना? 0.06 इंटू 2 कितना हो गया? 0.12। हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है सबसे पहले, क्या निकालना है?
परसेंटेज ऑफ कार्बन किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 करूंगा कि नहीं करूंगा। तो वेट ऑफ कार्बन कितना है, 0.06 इंटू 12 मोलर मास डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 100, कितना आ गया ये, जल्दी बताओ। ये कट गया, 3 आ गया, 40% आ गया, 40% आ गया। देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कैसे निकालोगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, कितना आ रहा है जल्दी बोलो। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 1 बाय 1.8 इंटू 100, ये कितना बन जाएगा, 120/18 ये आएगा। ये कितना बन जाएगा, 120/18 आ रहा है। ये कितना बन जाएगा, 30, कितना बन जाएगा, 20/3, 6 से उड़ा दो ना, ये 3 आ जाएगा, ये 6/3%। चलो वो सब छोड़ो, 6.6 जो भी है। अब ये बताओ वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलता है, याद करो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने बताया था। वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 100 माइनस वेट 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट, क्योंकि बाकी आप ऑक्सीजन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन कोई इंफॉर्मेशन और कोई है ही नहीं है। मेरे पास CO2 दिया गया तो इससे मोल सी के आ जाएंगे, मोल वेट ऑफ वाटर दिया गया तो वेट किसका आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा। तो क्या यहां से मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकता हूं, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस 40 प्लस 20/3 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना, 120 से 140, 200 300 में से 140 जाएगा, 160/3%। आ गया सभी का परसेंट। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालें, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालें। सबसे पहले मुझे बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए पड़ता है। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए मुझे सिंपल होल नंबर रेशो चाहिए पड़ता है, एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशो, एटम्स का होल नंबर का रेशो चाहिए पड़ता है कि नहीं चाहिए पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे कार्बन और हाइड्रोजन का मोल पता है, कहीं से ऑक्सीजन का और मिल जाए। देखो दो तरीके हैं, एक तरीका लॉन्ग तरीका क्या है, लॉन्ग तरीका ये सर हमने सबका परसेंट निकाल लिया है, अब परसेंट को वेट मान लेंगे, वेट को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, फिर होल नंबर निकालेंगे, वो थोड़ा लंबा होगा। लेकिन मेरे पास एक मेथड है, मेरे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के मोल तो निकले हुए रखे हुए, मुझे कहीं से ऑक्सीजन के मोल और मिल जाए तो इनका सिंपल होल नंबर वाला रेशो ले लूंगा। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन का मोल कैसे निकाला जाए। ऑक्सीजन का देखो कार्बन का मोल पता है, ऑक्सीजन का मोल पता है, तो यहां पे अपन थोड़ा सा ये हमेशा ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लॉन्ग रूट पकड़ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का परसेंटेज निकाल लिया, हाइड्रोजन का निकाल लिया, ऑक्सीजन का निकाल लिया। अब जैसे एक एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बनता था, कार्बन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो सैंपल 100 ग्राम का मान देते, मोलर मास से डिवाइड करते थे, उसके बाद मोल निकाल देते, मोल का होल रेशो, फिर सिंपल रेशो करते थे। अब एक और मेरे पास तरीका क्या है, मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन तो है, कहीं से ऑक्सीजन और मिल जाए, मेरे पास सैंपल का वेट पता है कंपाउंड का कितना है 1.8, तो क्या मैं वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे पास मोल ऑफ कार्बन भी है, मोल ऑफ हाइड्रोजन भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे कहीं से मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, मोल ऑफ ऑक्सीजन। मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाला जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये, तो तरीका क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड माइनस वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय 16 कर दें तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड माइनस वेट ऑफ कार्बन, सर वेट ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, मोल निकले हुए हैं मेरे पास। वेट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, मोल निकले हुए हैं हाइड्रोजन के, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो
यहां से जाओगे थोड़ा लंबा पड़ेगा, देखो यहां से कितना आसान होने वाला है। 1.8 है, याद रखना। मोलर ये कितना है बेटा, मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहा हूं। 1.8 माइनस वेट ऑफ कार्बन कितना है 0.06 इंटू 12, ये कितना है 0.12 इंटू 1/16, कितना आ जाएगा जल्दी बोलो। 1.8 प्लस 72, 0.72 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 16, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। हाँ माइनस ही है, लो माइनस ही है, ब्रैकेट गड़बड़ हो गया था। ये कितना बन जाएगा 8.4 बन जाएगा। 1.8 में से 8.4 जाएगा तो कितना बनेगा 1.8 में से 0.84 जाएगा, 0.96 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो जाएगा 0.06 आ गया। मजा आ गया। कैसे, मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन 0.06, 0.12, 0.12 इज टू 0.06, सिंपल रेशो क्या बन जाएगा 1:2:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया CH2O, आ गया कि नहीं आ गया। देखो तो इस टाइप का क्वेश्चन स्टार बना के कभी आपसे आपको देंगे इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बर्न करने पे कितना CO2 देगा ये दे सकता है, कितना पानी देगा, कार्बन का परसेंट कितना होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये सब आपसे पूछेगा। अपन ने एक ही क्वेश्चन में पूरे कॉन्सेप्ट कवर किए कैसे निकालना है। समझ गए। एक क्या था, लॉ ऑफ रेसी देखो आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्ट करेगा इनिशियल जितना मास लोगे उतना ही फाइनल मास मिलेगा, या जितना रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोड्यूस होगा। फिर हम लोगों ने बोला था कांस्टेंट या डेफिनेट, कि भाई अगर हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा कहाँ से बन के आ रहा है, कैसा आ रहा है। अगर अपने पास कोई कंपाउंड है तो आप किसी भी मेथड से कहीं से भी लेके आओ, उसके अंदर जो मास का रेशो है वो डेफिनेट या कांस्टेंट रहेगा। फिर पढ़ा था क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता था कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, दो एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहे हैं तो जब वो कंबाइन होंगे और मोर देन वन टाइप के डिफरेंट एलिमेंट बनाएंगे तो उसमें से ऐसा एलिमेंट जिनका मास डिफरेंट है उसका मास का रेशो सिंपल नंबर में, सिंपल होल नंबर में रहेगा। एक का मास सेम रखना, दूसरे का मास जो क्या आएगा सिंपल होल रेशो में आएगा। हमारा कौन सा है रेसिप्रोकल। मल्टीपल में क्या होगा, दो कंबाइन होके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएंगे। मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएंगे तो जिन एक एलिमेंट को एक एलिमेंट का मास दोनों में सेम रखना, सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके सेम कर देना, और जो आपका दूसरा एलिमेंट है उसका मास रेशो किस में आएगा, सिंपल होल नंबर में आएगा। रेसिप्रोकल में क्या होगा, दो एलिमेंट हैं, मान लो आपका, ध्यान देना, एक अपने पास क्या है, एक CO2 है और एक अपना H2O है, एक CO2 है और एक H2O है। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में ये बोला गया है कि जो अनकॉमन आपने दो डिफरेंट कंपाउंड लिए जिसमें क्या है एक कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका अनकॉमन एलिमेंट है, अनकॉमन एलिमेंट कौन सा है, इस कार्बन और हाइड्रोजन, जब ये दोनों कंबाइन होंगे, मतलब यहां से कार्बन लोगे और यहां से हाइड्रोजन लोगे, तो ये जो कंपाउंड बनेगा, मान लो ये कंपाउंड बन रहा है, तो इस कंपाउंड में जो अनकॉमन एलिमेंट का मास रेशो रहेगा वो क्या आएगा, अपना सिंपल होल नंबर में आएगा। किस में आएगा, सिंपल। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या है, जैसे मान लो अपन ने फॉर एग्जांपल लिया, अपन ने CO2 लिया और यहाँ पे SO2 लिया, CO2 लिया और SO2 लिया, इन दोनों में अनकॉमन कौन सा है, कार्बन और सल्फर, और जब कार्बन और सल्फर कंबाइन होंगे SC2 बनाएंगे, तो इसमें कार्बन और सल्फर का जो रेशो आएगा वो सिंपल रेशो में आएगा। ये क्या था, रेसिप्रोकल था। जैसे इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, कार्बन क्या आएगा, कार्बन कितना है अपना, कार्बन कितना है 12:32 इसका रेशो है, और यहां पे कितना है बेटा 32:32, ये है कि नहीं है। तो यहां पे जो अनकॉमन एलिमेंट है वो 32:32 है, ये अपना रेशो आ रहा है, और यहां पे अपना जो रेशो आएगा या फिर जो पहले से प्रेजेंट है उसके बराबर के रेशो आएगा या फिर उसके मल्टीपल में आ रहा होगा, उसी के मतलब सिंपल। आप ये ध्यान रखो कि अगर अपने दो डिफरेंट कंपाउंड है जिसमें एक कॉमन एलिमेंट है, अब अगर अनकॉमन एलिमेंट, अनकॉमन मतलब इसमें कौन है, कार्बन और इसमें सल्फर, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इनका जो रेशो आएगा वो सिंपल होल नंबर में आएगा। अब इसमें बताओ, इसमें कार्बन का कितना है, कार्बन 12, ये 64, कितना हो जाएगा ये 3 कितना होगा 1, 3:16, सिंपल होल नंबर में आएगा। बस ये था। अब कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि इनके रेशो से भी मैच हो सकता है, कभी कभी मैच नहीं हो सकता। जैसे मान लो इसमें ऑक्सीजन 32 है, इसमें ऑक्सीजन 32 है, तो मुझे बताओ कार्बन और सल्फर का रेशो कितना है, इसमें कार्बन और सल्फर का रेशो दें 12:32, ये इससे मैच हो रहा है, कभी मैच होगा कभी नहीं होगा, इसके मल्टीपल में रहेगा, या फिर सिंपल आप बस ये ध्यान रखो कि जो अनकॉमन एलिमेंट है उनका मास रेशो किस में रहेगा, सिंपल होल नंबर में रहेगा। वो ओरिजिनल वाले से मैच कर भी सकता है या फिर उसके मल्टीपल में भी हो सकता है, बस ये अपन को ध्यान रखना है। ये कितना है 2:3:8 3:8 है या 3:16 है, ये भी होल नंबर में, यहाँ भी होल नंबर में। तो बस अपन देखो रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, अनकॉमन एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक अदर एलिमेंट बना रहे हैं, तो उनमें जो मोल रेशो आएगा वो किस में आएगा, सॉरी वेट का रेशो आएगा एलिमेंट का, किस में आएगा, सिंपल होल नंबर में। और अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर मोर देन वन बना रहा है तो मल्टीपल में आएगा, और दो डिफरेंट कंबाइन होकर जो अनकॉमन एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। और अगर अपना एक कंपाउंड को डिफरेंट सोर्स से बना के ला रहे हो तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आ जाएगा या डेफिनेट प्रोपोर्शन में। अगर वो वेट कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वेट कंजर्व जितना रिएक्ट किया था उतना ही बन रहा है, तो मतलब किस में आ जाएगा, वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में। और इतना ज्यादा कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा किसकी बात चल रही है। चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें, ये लिख लिया था, ये इंपॉर्टेंट था, की तो सब। मुझे ये बताओ, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, देखो पहले बात नहीं करो बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक पार्ट होता है मॉडल्स, कि भाई एटम का स्ट्रक्चर किस वे में प्रपोज किया गया। जैसे आप लोगों ने 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि भाई वैसे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि न्यूक्लियस सेंटर में, इलेक्ट्रॉन उसके अक्रॉस रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हिस्ट्री थी, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, उतना उसमें कोई ज़्यादा है नहीं है। मैन कहाँ से स्टार्ट होता है, मैन स्टार्ट होता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। सबसे पहले देखो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं।
और एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार एटम पे हम लाइट का इंसिडेंट कराएंगे। क्या कराएंगे, लाइट का। और लाइट को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, बाहर जाएगा, जो कुछ भी करेगा उसके बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई लाइट है क्या। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हमें पढ़ना है, लेकिन हम जिसके थ्रू पढ़ने वाले हैं, किसके थ्रू, लाइट के थ्रू। क्योंकि हम बार बार लाइट का इंसिडेंट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का जंप कराएंगे, एक सेल से दूसरे सेल में ले जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे तो वो किसकी हेल्प से होगा, लाइट की हेल्प से। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में थोड़ा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR बोलते हैं। तो जेम्स मैक्सवेल थे, क्लार्क जेम्स मैक्सवेल, उन्होंने बोला था कि जितनी भी अपने पास डिफरेंट टाइप की जो रेडिएंट एनर्जी, मतलब जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी आती है, वो सभी क्या होती हैं, वेव के फॉर्म में होती हैं। किसके फॉर्म में होती है बेटा, वेव के फॉर्म में। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी होती हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जितनी भी रेडिएंट एनर्जी है, अगर आपकी एनर्जी ट्रेवल कर रही है तो वो किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, वेव के फॉर्म में। जैसे मान लो, जैसे आपने देखा हो कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, एक तो तरीका क्या है, आप दूर से ही दूर हाथ रखते हो और आपको मालूम चल जाता है यार ये गर्म है, हॉट है। कैसे, क्योंकि उससे क्या हो रही थी, एनर्जी निकल रही होती है, वो आपके हाथ क्या कर रहा होगा, उनको एब्जॉर्ब कर रहा होगा। दो तरीके, एक आप टच करोगे तब मालूम चलेगा। तो जैसे ही आपने देखा दूर से भाई ये गर्म दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां से रेडिएशन आ रही होंगी। अब आपसे पूछा है कि वो रेडिएशन कौन सी है, तो वो रेडिएशन कौन सी रहेंगी, EMR रहेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वो किस किस से मिलकर बनी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बात आती है कि प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि सर ये EMR की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ EMR, अब ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है। रेडिएंट एनर्जी मतलब एनर्जी जो रेडिएशंस के फॉर्म में आ रही है। एक आप खुद मूव कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी किस में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। तो ऐसे एक रेडिएंट एनर्जी मतलब क्या हो रही, जो एनर्जी रेडिएशंस के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। जैसे बल्ब आपने चालू किया, बल्ब आप ज्यादा वाट का लगा देते हो, अपने आपको गर्मी लगने लगती है। आप थोड़ा ना बल्ब को पकड़ रहे हो कि आपने बल्ब को पकड़ लिया, एनर्जी ट्रांसफर आप बल्ब से, वहां से एनर्जी आपके पास आई तो वो किसके फॉर्म में आई होगी, रेडिएशंस के फॉर्म में। इसलिए क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी। ऐसी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, रेडिएंट एनर्जी। तो वो किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में। और कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम बार बार यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जो मिलकर बनी हो। होता क्या है, प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एंड they are propagate in same direction, एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं। ऐसे मान लो कि रेडिएशन मान लो आपकी ऐसी ट्रेवल कर रही है। जैसे मान लो आपने क्या किया बेटा, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग बाय, इसको क्या मान लेते हैं बेटा, x, इसको क्या मान लिया अपन ने, z। तो ऐसे मानो कि ये वाली जो है ऊपर नीचे ऐसे आपकी वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। तो मान लो ये कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा मान लो कि रेडिएशंस ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, ऐसा वाला। ऐसे मान लो कि देखो ये ऊपर नीचे ऊपर, और एक आप ऐसे मानो आपके आमने सामने जा रही है, ऐसे करके दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। एक वर्टिकल प्लेन में है और एक किस में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन वाले को क्या मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली कौन सी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। चलेंगी सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये ऊपर ऐसे ऊपर नीचे हो रही है और ये आपकी क्या हो रही, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है। तो ये कौन सी बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बोलना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से प्लेन में आएगी, XY प्लेन। XY प्लेन में होगी कि नहीं होगी,
अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोपोगेट कराना चाहूं तो कैसे प्रोपोगेट करेगी ये मैग्नेटिक फील्ड? उसमें आप क्या करोगे, एक्स और जेड प्लेन में। इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके जा रही हैं इस डायरेक्शन में, यहां मूव कर रही हैं। जैसे ये वाली ऐसे ऐसे मूव कर रही है, दूसरी वाली कैसे, बाहर अंदर ऐसे इस साइड जा रही है। तो ये एक दूसरे क्या हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन कैसे कैसे प्रोपोगेट कर रही हैं, परपेंडिकुलर। पहला। दूसरा पॉइंट है नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। सेकंड क्या है, नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर। देखो क्या होता है, इन जनरल ये रहता है कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने देखा हो कि आप तालाब में, जैसे आप यहाँ कटोरा ताल वगैरह गए, आराम से सब कुछ सेटलमेंट था, लेकिन सब सही कैसे चल रहा है, आपने एक पत्थर उठाया और पानी में मार दिया, कुछ ना कुछ तो करना है आपने। तो जैसे ही आप पत्थर मारते हो तो सर्कल जनरेट होते हैं। आप क्या बोलोगे, सर पत्थर, जितना बड़ा पत्थर डालूंगा उतनी बड़ी वाटर वेव जनरेट होगी, खुद गिर जाऊंगा तो और बड़ी जनरेट हो जाएगी। देखा होगा जैसे पत्थर मारते तो ऐसी सर्कल जनरेट होते कि नहीं होते, इसको आप क्या बोलते हैं, वाटर वेव। अब ये बताओ वाटर वेव क्यों जनरेट हो रही है, क्योंकि पानी है। मैं यहां पत्थर मारूं तो क्या जनरेट हो जाएंगी, वहां पे क्या है, मीडियम क्या है, वाटर है, वाटर में आप डाल रहे हो तो मीडियम क्या है, पानी। अगर पानी नहीं होगा तो क्या वाटर वेव जनरेट हो जाएगी, नहीं होगी। जैसे साउंड वेव है, मैं यहां से बोल रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा है साउंड, कैसे साउंड आप तक पहुंचता है, कैसे वेव्स। देखो हो क्या रहा है कि पूरे जो रूम है, रूम में क्या है, पूरे में यूनिफॉर्मली एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, यहां से मॉलिक्यूल को पुश कर रहा हूं। जैसे मान लो, ऐसे मान लो ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको मैं धक्का दूंगा, ये पीछे वाले को देगा, ये उसको देगा, और लास्ट तक धक्का पहुंच जाएगा। बस ये जरूर नहीं है कि जितना मैं धक्का यहां दे रहा हूं उतना लास्ट तक पहुंचे। बस इसको मैं मान लो पुश करूंगा तो लास्ट तक बहुत कम पहुंचेगा। तो साउंड में क्या होता है, यहां मैं चिल्ला रहा हूं, सबसे ज्यादा इसको सुनाई देगा, पीछे चले जाओगे डैम्प होता जाएगा और लास्ट में खत्म भी हो सकता है, लास्ट तक में भी आवाज ना पहुंचे। तो क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे अपने गले से क्या कर रहा हूं, वोकल से क्या कर रहा हूं, जो एयर के मॉलिक्यूल है उनको मैं पुश कर रहा हूं। ऐसे मान लो कि ऐसे क्या, जो एयर के मॉलिक्यूल को अगर आप इनफाइनाइट लेयर में डाल लो, एक लेयर यहाँ है, एक लेयर यहाँ है, एक लेयर यहाँ है, एक लेयर दूसरी लेयर को धक्का दे रही कि नहीं दे रही, इसने इसको धक्का दिया, उसने इसको धक्का दिया, और जाके आपके कान के यहाँ पहुंचा, कान के यहाँ भी एयर के पार्टिकल हैं कि नहीं, तो आपके एयर के पार्टिकल थे वो आपके यहाँ पे पुश करेंगे, आपको सुनाई दे जाएगा। और इमेजिन करो अगर यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो ऐसा लगता है सर मुंह चला रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो मैं किसको पुश करूंगा, कैसे आप तक आवाज पहुंचेगी। तो साउंड वेव को भी मीडियम चाहिए, एयर का मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन EMR के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, EMR विदाउट मीडियम के ट्रेवल कर सकता है। जैसे सनलाइट आती है, पीछे पे कोई पार्टिकल नहीं है, तो अगर आप वैक्यूम में भी EMR को पास कराओगे, प्रोपोगेट कराओगे, तो प्रोपोगेट कर जाएगी, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इसकी जो स्पीड होती है, एंड थर्ड, ऑल स्पीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ EMR इसके बराबर होती स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इसके बराबर होती है। सभी EMR, कितने भी डिफरेंट टाइप की EMR ले लो, सभी क्या होती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸, 2 पॉइंट कुछ चलता है 9, 3.8, 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड, और ये हम कहाँ के लिए चलते हैं, वैक्यूम में, वैक्यूम में मान के चलते हैं। और इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। ये होता है, ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या होती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और स्पीड ऑफ लाइट, ये जितनी भी, और स्पीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ ईएमआर किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी ईएमआर होगी उसकी स्पीड किसके बराबर रहेगी, लाइट। चलो लिख लिया, जल्दी लिख लो यार। क्या, हाँ, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन से प्लेन में आएगी, एक्स जेड प्लेन। ये कौन सी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। रेड वाली कौन सी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ अपन अब क्या कर रहे हैं, वेव को डिफाइन करने के लिए कुछ कुछ वेव के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एम्पलीट्यूड, सुना होगा वेव लेंथ, सुना होगा वेव नंबर, सुना होगा फ्रीक्वेंसी सुनी होगी। तो उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जब भी हम वेव मोशन को डिस्कस करेंगे तो कुछ हम वेव को कुछ इस टाइप से डिनोट करेंगे, ऐसे कुछ। तो ऐसे मान लो कि जो अपनी ईएमआर प्रोपोगेट होती है कुछ वेव के फॉर्म में ऐसे प्रोपोगेट होती है। तो अब होता क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम पोजीशन, और ये कौन सी है, मिनिमम पोजीशन। इसको इसको बोलते हैं अपन मीन पोजीशन। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ये जो वाली, ये जो लाइन है कौन सी है, मीन पोजीशन। सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। नीचे वाले को ट्रफ। देखो, और ध्यान से सुनो, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रप बोलते हैं। मैक्सिमम, सुनो पहले, सुन लो पहले, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या कहलाएगा, क्रस्ट। और ये कौन सा है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसको अपन मीन पोजीशन, मतलब इसको जीरो मानते हैं, जीरो। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, तो लिख लेना यहां पे, क्रस्ट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और ट्रप क्या कहलाएगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ में आया। अब
अगर हम बात करें, अब एक वर्ड और यूज होता है, एक तो अपन ने ये नॉर्मल देख लिया, एक और पहला ये हो गया, दूसरा होगा एम्पलीट्यूड। जिसको ए से डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस, सुन लेना पहले, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। डिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, या फिर हो सकते हैं, ये जो है ये क्या कहलाएगा अपना एम्पलीट्यूड, चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। हाइट ऑफ ट्रक, ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो। हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ, कोई सी भी ले लो, ये हाइट रहेगी कि नहीं रहेगी, ये क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहलाता है। या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा रहेगा, यही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा ये। और डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, सेकंड हो गया। थर्ड वाले में अगर हम लोग बात करें, थर्ड आता है अपने पास वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, सुना है क्या होता है वेवलेंथ? नाम तो बहुत सुना है सर। थर्ड है अपने पास क्या बेटा, वेवलेंथ। लेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं, किससे, लैम्डा से। क्या बोलोगे वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रफ और क्रस्ट। अभी अपन देसी लैंग्वेज में भी देखेंगे क्या होता है लैम्डा का नंबर, मतलब लैम्डा का मतलब क्या होता है वेवलेंथ का। लिख लो पहले, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ। सुनो, मतलब लैम्डा अपना, सुनो यहां पे लैम्डा को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान देना। ये अपने पास वेव दी गई है, बहुत आसान है। देखो आपने क्या किया, टू नियरेस्ट क्रस्ट, एक क्रस्ट ये है और एक नियरेस्ट ये है कि नहीं है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, ध्यान से देखना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लैम्डा। चाहे तो आप इनको पकड़ लो, ये लैम्डा कहलाएगा। अब इन जनरली मालूम क्या बोला जाता है, लैम्डा। अब आप सोचना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लैम्डा। अब मुझे ये बताओ, अगर इसको मैं इतना खिसका दूंगा तो ये भी तो इतना खिसक जाएगा, ये फिक्स है। इसको अगर मैं खिसका के यहां ले जाऊंगा तो यहां आ जाएगा। तो अगर मैं चाहूं तो मैं लैम्डा इसको भी बोल सकता हूं, यहां से लेके यहां तक का, ये भी लैम्डा बन सकता है। तो लैम्डा ऐसा लिखा होगा, यहां से लेके यहां तक। अगर हम लैम्डा लिखना चाहें तो लैम्डा अपन ऐसा लिख सकते हैं। लैम्डा अगर आप लिखना चाहो तो लैम्डा ये आ जाएगा, थोड़ा सही से लिख सकता हूं, ये लैम्डा। अब ध्यान देना, लैम्डा को आप ऐसे फील करना, लैम्डा वो डिस्टेंस होता है जहां से वेव अपना मोशन रिपीट करता है। सही बोल रहा हूं? देखो आपसे बोला जाए कि आपको वेव बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप इमेजिन करो अपने पास, ये बताओ, एक वेव पूरी कंप्लीट वेव यहां ये हो गई एक, देखो यहां से ये एक हुआ, फिर आप ये देखो आपने क्या किया, जैसे ही दूसरी वेव बनाई तो इसी मोशन को रिपीट किया कि नहीं किया, इसी को तो वेव मोशन बोलते हैं। एक
एक टाइम बाद क्या होगा, मोशन, वेव अपना मोशन रिपीट कर देगी। देखो इसके बाद क्या करो, अगर आपको ऐसी वेव मोशन बनाना है, कट पेस्ट करते जाओ, यहां से कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, देखो वेव बनती जा रही कि नहीं बनती जा रही। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, जहां पे अपना, जहां से अपना क्या करता है, वेव अपना मोशन रिपीट कर देता है, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, लैम्डा। आप ऐसे समझो कि ये जो अपना क्रस्ट था, यहां से नीचे गई वेव, फिर यहां गई, फिर यहां पे आ गया, उसके बाद देखो ये, इसके बाद ये वाला पॉइंट आप पकड़ोगे तो ये वाला पॉइंट यहां दिखेगा, तो इसके बाद मोशन रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां से क्या होती, वेव अपना मोशन रिपीट कर दे। अच्छा अब देखना क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ऐसा दिया हुआ है, ध्यान देना, ऐसी वेव बनी हुई है, मुझे ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, क्योंकि ये और ये लैम्डा कहलाएगा, तो ये कितना कहलाएगा, लैम्डा बाय 2। अच्छा ये बता सकते हो, अरे देख तो लो पहले, ये लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 बोल दोगे, क्योंकि एक वेव को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में, लैम्डा बाय 4। समझ गए ना, पूरा एक लैम्डा पूरा ऊपर से नीचे का ऑसिलेशन, उल्टा भी दे सकते हैं। अच्छा क्या ये लैम्डा कहलाएगा, समझ में नहीं आया सर। अपन को तो क्या करना है, लैम्डा बनाना है। अभी बताओ, आधा आधा लैम्डा ये आएगा, आधा लैम्डा ये आएगा, आधा लैम्डा ये, सॉरी 1/4 लैम्डा। ये बताओ यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 4। भाई एक वेव को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4। लैम्डा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया समझ में। इतना पार्ट कितना है, ये है बेटा कितना, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, और ये कितना है, लैम्डा बाय 2, और ये लैम्डा बाय 4। तो बता दो कि लैम्डा बन गया, सम कर दो जितना होगा बता देंगे। तो कभी कभी क्या करेंगे, आपको इतना सा पार्ट दे देंगे और बोलेंगे इसका, इस वेव का वेवलेंथ कितना है। मान लो आपको सिर्फ इतना पार्ट दे दिया, आपको सिर्फ इतना दे दिया, ये बोल दिया ऐसे करके, वेव ऐसे दे दी, बोल दिया ये 10 नैनोमीटर है, लैम्डा कितना होगा, तो आपके आपको मालूम चल गया कि ये कितना है, आधा वेव है। तो ये लैम्डा, इसका ये जो डिस्टेंस है क्या है, लैम्डा बाय 2 कितना है, 10, लैम्डा कितना हो जाएगा, 20 नैनोमीटर। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो चलो ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हो गई, अपन बात करने वाले हैं यूनिट। यूनिट क्या होगी लैम्डा की, यूनिट क्या होगी, लेंथ है। अरे लेंथ ही तो है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर मिल सकती है, सेंटीमीटर मिल सकती है, मिलीमीटर मिल सकती है, माइक्रोमीटर मिल सकती है, नैनोमीटर मिल सकती है, एंगस्ट्रॉम मिल सकता है, पिकोमीटर मिल सकता है, ये मिल सकता है। सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर। पीको कितना होता है, 10⁻12 मीटर। ये समझ गए। 10 नैनोमीटर मतलब कितना है, 10 × 10⁻⁻9 मीटर, -9, नैनो मतलब -9। ए के ऊपर जीरो रहता है, यहां जीरो बना होता है ऐसा एंगस्ट्रॉम। मेनली वेवलेंथ के लिए यूज होता है ये यूनिट। ये हो गया अपना क्या, वेवलेंथ। वेवलेंथ के बाद क्या आता है, वेव नंबर।
न्यू, चलो पहले फ्रीक्वेंसी लिख लो। फ्रीक्वेंसी जल्दी लिखो। हाँ क्या वेव नंबर अभी बताऊंगा, ये वेव लेंथ थी, वेव नंबर बताऊंगा, पहले वेव फ्रीक्वेंसी लिखो जल्दी। ये लिख लिया, ये हटा दें सब। फ्रीक्वेंसी न्यू बोलते हैं इसको, न्यू। अब सुनो, मुझे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है, तो लिखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकंड में कितनी बार वेव ऑसिलेट कर रही है। पूरा एक वेव मोशन कितना होता है, ये होता है, कि कितनी बार इतना ऑसिलेशन कर जाएगी, वो वेव नंबर कहलाता है। सॉरी, वेव फ्रीक्वेंसी कहलाता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड और नंबर ऑफ वेव passes through a given point in a second. number of पहला क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, सेकेंड और क्या ले सकते हो, नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव निकल जा रही है, उसको क्या बोलोगे आप, वेव, सॉरी फ्रीक्वेंसी। क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट इन अ सेकेंड। जैसे आपसे पूछा जाए यार ये बताओ आपकी कोचिंग आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर हर दिन आ रहे हैं हम तो, पर डे की मेरी फ्रीक्वेंसी है, पर डे आ रहा हूं ना। अगर 2 दिन में एक बार आ रहे थे तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलते, एक दिन में आने की क्या हो जाती, हाफ। पर 2 दिन में एक बार आ रहा है तो आप क्या करते, पर डे कितना होता है, 1/2 कर देते, क्योंकि भाई 2 दिन में एक दिन आ रहा हूँ, 2 दिन में एक बार आ रहा हूँ। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई ये एक पॉइंट है, ऐसे सर्कल घूम रहा है, एक सेकंड में ये 10 चक्कर लगा ले रहा है, एक सेकंड में ये 10 चक्कर लगा ले, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 सर्कल पर सेकंड हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। या फिर मैं आपसे ये सिंपल बोल रहा हूँ, सुनो सिंपल बोल रहा हूँ कि ये जो आपका पॉइंट है चक्कर घुमा रहा है, आपसे बोला कि एक कंप्लीट सर्कल के लिए कितना लग रहा है, 0.2 सेकेंड लग रहा है। 0.2 सेकेंड क्या हो रहा है, एक सिंगल ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए कितना ले रहा है, 0.2, मतलब 0.2 क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन। ये क्या है, टाइम पीरियड फॉर वन। मैं आपसे बोला हूं इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ तो क्या होगी, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, वही तो फ्रीक्वेंसी है। तो आपने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 0.2 किया कि नहीं किया, आपने 5 बोल दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, और t क्या है, टाइम फॉर सिंगल ऑसिलेशन। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यही लिखा कि नहीं लिखा। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा, 1/t, और t क्या है, टाइम पीरियड फॉर वन सिंगल ऑसिलेशन। t क्या है बेटा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लग रहा है वो है कि नहीं है। मतलब ऐसे मान लो कि वेव अपनी ट्रेवल कर रही है कुछ ऐसे ऐसे, तो आपने देखा कि एक सेकंड में कितनी वेव निकल रही है, तो आपने देखा कि एक वेव को ऑसिलेट करने के लिए, मतलब एक वेव को अपना पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम टी लगता है, उसको क्या बोलते हैं, 1/t कर दो तो क्या मिल जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी आपको आ जाएगी। उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट जल्दी बताओ, सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, HZ। फिफ्थ, स्पीड, स्पीड ऑफ वेव,
क्या बोलोगे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, ये लिखोगे नहीं लिखोगे? और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है कि नहीं होता है? फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ रहे होगे। सर ये वेलोसिटी है कि डिस्प्लेसमेंट है? स्पीड की बात चल रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना टाइम ले रही है। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं स्पीड ये ले सकता हूं कि अगर डिस्टेंस लैम्डा कवर किया है तो लैम्डा कवर करने के लिए एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ होगा कि नहीं हुआ? तो लैम्डा बाय टी आ जाएगा। ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ वेव, और टी क्या है? टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन। अगर एक वेव एक बार ऑसिलेट करेगी तो कितना टाइम लेगी? टी, और कितना डिस्टेंस कवर करेगी? लैम्डा। तो लैम्डा बाय टी क्या बन जाता है? स्पीड। और ईएमआर के लिए अगर हम बात करें, फॉर ईएमआर, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्पीड कितनी होती है? स्पीड होती है सी के बराबर, जो कि फिक्स होती है हर एक की। ये क्या बन जाएगा? सी इक्वल टू कितना बन जाएगा? लैम्डा बाय टी। बनेगा कि नहीं बनेगा? और 1/t को क्या क्या पुट कर सकता हूं? फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या बन गया यहां से? एक तो अपने पास ये है लैम्डा बाय टी, टी क्या है? टाइम फॉर सिंगल ऑसिलेशन। और इसी को अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं? C इक्वल्स टू लैम्डा इंटू म्यू। और C क्या होता है? C होता है कांस्टेंट, 3 × 10⁸ हमेशा रहेगा। अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी स्पीड फिक्स है, अगर उसका लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो यहां से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, कि अगर ईएमआर है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली रिलेशन होता है। आपसे बोल दिया है कि कोई ईएमआर है, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो लैम्डा क्या हो गया होगा? हाफ। ऐसे ही मान लो जैसे x इंटू वाई इक्वल टू 20 दिया हुआ है कुछ, अगर x को मैं अगर डबल करूंगा तो वो y ऑटोमेटिक हाफ हो जाए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 ही रखना है मुझे। तो ऐसा समझो, ये एक फिक्स वैल्यू है 3 × 10⁸। अगर हम लैम्डा बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली डिपेंड कर रहे हैं। दोनों क्या कैसे रहते हैं? इनवर्सली। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन अ सेकेंड, ये बोल सकते हो। और डिस्टेंस बाय टाइम, लैम्डा डिस्टेंस टाइम टी में कवर करती है, लैम्डा कहलाता है वेवलेंथ, टी कहलाता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंगल ऑसिलेशन। तो यहां से अपने पास ये फॉर्मूला जनरेट होता है, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ ईएमआर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब 6 नंबर लास्ट, वेव नंबर। वेव नंबर लास्ट क्या है? वेव नंबर 6th। वेव नंबर को क्या करते हैं? म्यू बार। waves in a unit length। क्या होता है वेव नंबर? क्या होता है? नंबर ऑफ वेव इन अ यूनिट लेंथ। आपसे बोला कि 1 मीटर की लेंथ दी गई, इसमें कितनी वेव आएंगी, तो आप क्या करोगे? वेव को पकड़ोगे, अरेंज करना चालू कर दोगे। आपने देखा 50 वेव आ रही हैं, तो वेव नंबर कितना हो जाएगा? 50। नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ। तो अच्छा ही बताओ, आपकी एक यूनिट लेंथ ये दी गई है, और लैम्डा इतना दिया गया है, लैम्डा ये दिया गया है एक्स, मान लो ये वेवलेंथ लैम्डा दी गई है, कितनी वेव आ जाएंगी इसके अंदर? जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक
सिंपल मुझे ये बताओ, अपने पास क्या है, ये मान लो ये 10 है और मैं बोल रहा हूँ कि ये मान लो 10 है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये बताओ 100 मीटर में कितनी लेंथ आएंगी 10, तो आपने क्या किया 100/10 कर दिया। अब मैं आपसे बोला यूनिट लेंथ में कितनी आएगी, तो आप क्या करोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस या फिर वेव लेंथ, उससे डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे। तो अब अपन ने यूनिट लेंथ ले ली, तो अपनी लेंथ कितनी फिक्स हो गई 1, उसमें कितनी वेव आएंगी वेव लेंथ से डिवाइड कर दो। तो अपना वेव नंबर कितना बन जाएगा, वेव नंबर बन जाएगा 1/λ और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, ये लिख लो सिंपल। वेव नंबर क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। 1/λ क्या कहलाता है, वेव नंबर। मैं आपसे बोल रहा हूं वेव नंबर मान लो आपको दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल वेव नंबर मैं आपको दे रहा हूं 20 मीटर इनवर्स। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर यूनिट, अगर 1 मीटर यूनिट लूंगा या फिर 1 मीटर डिस्टेंस लूंगा तो उसमें कितनी वेव आ जाएंगी, 20 वेव आ जाएंगी। 20 मीटर इनवर्स मतलब पर मीटर में 20 वेव आ रही हैं, इसका मतलब ये होगा। और यूनिट की तो कोई टेंशन ही नहीं है, यूनिट क्या होगी इसकी बेटा, ये तो लैम्डा की यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर का इनवर्स मतलब यूनिट आएगी लेंथ का इनवर्स, ऐसा लिख देता हूं लेंथ का इनवर्स। इट मे बी मीटर इनवर्स, इट मे बी सेंटीमीटर इनवर्स, इट मे बी mm इनवर्स, जो भी लेना है वो ले लो, नैनोमीटर इनवर्स जो भी लेना है वो ले लो, इनवर्स में आएगी। तो अपने पास एक जाना माना फॉर्मूला था, कौन सा था, C इक्वल्स टू एच म्यू, अरे क्या लिख दिया ये, C इक्वल्स टू क्या था लैम्डा इंटू म्यू। तो क्या इसको और मॉडिफाइड करके हम ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा C/λ इक्वल्स टू म्यू। तो ये क्या ऐसा बन सकता है फॉर्मूला, C इंटू वेव नंबर इंटू फ्रीक्वेंसी, देखो 1/λ म्यू बन जाएगा। अरे ये 1/λ क्या बन जाएगा म्यू, तो C इंटू वेव नंबर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, स्पीड इंटू वेव नंबर क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो कहीं कहीं ऐसा फॉर्मूला भी आपको लिखा मिल सकता है, ये इसी का मॉडिफाइड वे है, इसी को मॉडिफाई कर दिया। 1/λ को क्या क्या लिख दिया, वेव नंबर, 1/λ को क्या लिख दिया बेटा, वेव नंबर। चलो फाइंड, अरे बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करनी है, फाइंड डिस्टेंस ट्वेंटी सेकेंड, करो जल्दी। जल्दी करो क्वेश्चन। क्या आ रहा है बेटा, कोई एक EMR है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्या किया गया बेटा, फ्रीक्वेंसी दी गई है।
एक और क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेना। अरे बात नहीं करो यार। ये होमवर्क में लिख लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या आ रहा है? पहला क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लैम्डा निकालना है। कैसे निकालोगे? C इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। 3 × 10⁸ इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा। 3 कितना आएगा बेटा ये? 3 × 10। चलो यहां लिख देता हूं। 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁻15। कितना आ गया ये? 3 × 10⁻⁻7 मीटर। अब ध्यान दो, ये भी लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? 300। देखो इसको ऐसे लिखूंगा, 3 × 10⁻2 × 10⁻⁻9 मीटर। ये क्या बन गया? नैनो। मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 300 नैनोमीटर। अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 3 × 10⁵ × 10⁻⁻12 मीटर। तो ये क्या बन गया? कितने हो जाएंगे? कितने जीरो? 5 जीरो। 1 2 3 4, 3 और 2 5 पिकोमीटर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अरे देख तो लो पहले क्या है। एंगस्ट्रॉम। लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं? लिख सकते हैं? यस सर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 0.3 माइक्रोमीटर। ये सब एक ही चीज को नोट कर रहा है। पहला हो गया। दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी वेव नंबर 1/λ। 1/, लैम्डा कितना आया? या फिर आप लैम्डा निकाल लो, या फिर अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। C इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव नंबर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁻15। 3 × 10⁸ कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 1/3 × 10⁻7। 7 क्या आएगा? मीटर इनवर्स। देखो मीटर इनवर्स ही क्यों आ रहा है? ये बताओ, स्पीड
स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? 1/सेकेंड। सेकेंड इनवर्स होता है कि नहीं होता फ्रीक्वेंसी? ये सेकंड यहां से आएगा, ये सेकंड निपट जाएगा, मीटर नीचे बनेगा, तो क्या बचेगा? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स बचा कि नहीं बचा? अरे ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड इनवर्स है, सेकंड नीचे आएगा, इसका सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड सेकंड निपट लेंगे, बचेगा कौन सा डिनोमिनेटर में? मीटर। तो मीटर इनवर्स। थर्ड कैसे करोगे? ईएमआर 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अरे ईएमआर की स्पीड तो आपको पहले से ही पता है कितनी होती है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? बहुत नई चीजें याद कर लेना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ इंटू 20। कितना कवर कर लेगी? 6 × 10⁹ मीटर। देख रहे कितना तेज भागती है। आपने देखा हो कि जो हम लोग जब भी बात करते हैं, जब भी हम प्लानेट में, जब भी हम स्टार वगैरह की बात करते हैं, तो डिस्टेंस आपको मालूम है मीटर में नहीं दिया होता है, ईयर्स में दिया होता है। अरे यार वो अपना जो स्टार है 3 साल की दूरी पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने 3 साल से उसको नहीं देखा। 3 साल का मतलब क्या है? अगर हम यहां से लाइट को छोड़ेंगे ना तो 3 साल बाद वहां पहुंचेगी, इसका मतलब ये है। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं? ये नहीं है कि सर वो 2 महीने से नहीं देखा तो यार 2 महीने की दूरी पे है वो मुझसे। मतलब अगर आप समझ रहे हो ना कि अगर आपसे बोला जाए कि दूरी अगर टाइम में दी जाए, मतलब वो स्पीड के टर्म में दी जाती, लाइट की स्पीड के टर्म में। जैसे आपसे बोल दिया यार वो स्टार, आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि वो स्टार आपसे 3 ईयर्स की दूरी पे है, डिस्टेंस कितना है? 3 ईयर। मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो? 3 इंटू, एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 इंटू डे में कन्वर्ट 24 आवर्स, मिनट, फिर सेकंड, इतना टाइम हो गया ये, इंटू स्पीड 3 × 10⁸, इतना मीटर आपसे दूर होगा वो। समझ में आया? तो ऐसे जो डिस्टेंस, जो टाइम होता है, जो आपकी डिस्टेंस होती है, अगर वो आपके ईयर में या आपके डे वगैरह में दी जा रही है, मतलब डिस्टेंस, मतलब वो क्या हो रहा है? स्पीड लाइट के टर्म में, कि अगर मैं यहां से लाइट को अगर यहां से इंसिडेंट कराऊंगा तो इतने टाइम बाद वहां पे पहुंची होगी, ये होता है। लास्ट टाइम निपटा देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। टाइम नहीं देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, तुम देखो नहीं देखो, और जिस काम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला वो करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत? अब बार बार आप घड़ी को देखोगे, ऐसा तो नहीं कि घड़ी आगे भाग जाएगी या पीछे भाग जाएगी या मैं क्लास छोड़ दूंगा, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो वो काम ही नहीं करो जिसकी कोई एफिशिएंसी नहीं है कुछ। चलो चलो एक काम करो, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अभी इतना लिख लो बस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इफ ऑल, अगर हम सभी ईएमआर को, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते हैं तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अरेंजमेंट आता है एक जिसमें सभी टाइप की ईएमआर इंक्लूड हो जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क क्या करोगे? होमवर्क जेई कॉर्नर, होमवर्क में जेई कॉर्नर कहां तक हो गया था? 10 तक हो गया था, 30 तक कर लेना। 30 20 क्वेश्चन और ऐड हो गए उसमें। क्या हो गए? 20 क्वेश्चन और ऐड हो गए हैं। एक काम करते हैं, 20 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन करना, और बाकी आज जो क्विज हुई थी वो करना अच्छे से। कर ली थी क्विज तो हो गई होगी वैसे, फिर भी दुख दर्द होंगे उसके अंदर, कुछ ना कुछ परेशानी होंगी तो वो कर लेना आप। चलो।